वेलकम टू यूआईएस के पैनल पर आप सभी लोग स्वागत है। यूआईएस पर हम लोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के विगत वर्षों के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करवा रहे हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में दो पेपर 2020 और 2019 का मैंने सॉल्व करवाया था। उसी सीक्वेंस में ये 2018 का पेपर है। याद रखिएगा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो पीसीएस यानी जो स्टेट सिविल सर्विसेज में और जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, दोनों में इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। इसमें क्वेश्चन रिपीट होने की भी टेंडेंसी होती है, तो क्लोजली इनको फॉलो कीजिएगा। कई एक चीज़ें ऐसी होंगी जो डिस्कशन के कोर्स में हम लोग नहीं भी डिस्कस कर लेंगे। अगर आप इसको क्लोजली फॉलो करते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो 2018 में देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव जनित जीनोम का एक उदाहरण है? Which one of the following is an example of anthropogenic biome? एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया हुआ। एंथ्रोपस माने मनुष्य, जेनिक मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना। तो जो बायोम यानी जो जीवोम जो मनुष्य ने बनाया है वो एंथ्रोपोजेनिक होगा। अब देखिए, फ्रेश वाटर जल तंत्र, ग्रासलैंड घास का मैदान, रेन फॉरेस्ट वर्षावन, क्रॉपलैंड फसली। इसमें जल तंत्र प्राकृतिक है, घास के मैदान भी प्राकृतिक हैं, और आप कह सकते हैं जो वन क्षेत्र हैं वो भी प्राकृतिक है। लेकिन फसली भूमि को मनुष्य को बनाना पड़ता है। तो फसली भूमि एक ऐसा जीवोम होगा जो मानव जनित है। दूसरा क्वेश्चन फैक्चुअल इंफॉर्मेशनल है। क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? India's first national center for marine biodiversity is located in which city? जामनगर, भावनगर, मुंबई, पुडुचेरी। जामनगर जो गुजरात में है, वहाँ पर भारत का पहला मैरीन बायोडाइवर्सिटी का सेंटर खोला गया। फिर अगला क्वेश्चन है, When the World Biodiversity Day is observed? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बायोडाइवर्सिटी डे जो है, जैव विविधता दिवस जो है, प्रत्येक वर्ष की 22 जो मई की जो 22वीं तारीख है, 22 में, उस पर सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष जो बायोडाइवर्सिटी डे जो कह सकते हैं 22 मई को मनाया गया, उसका जो स्लोगन था वो इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, इसका स्लोगन है वी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन। वी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन, यानी पर्यावरण की क्षति जो हो रही है उसके जो सोल्यूशंस हैं, उसके जो हल हैं, उसका हम एक पार्ट हैं। तो वी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन, ये आप कह सकते हैं। ये मई 22 जो है स्लोगन है बायोडाइवर्सिटी डे, और उस जगह पर जो है कह सकते हैं इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस संदर्भ में क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाए। अगला क्वेश्चन है जो पुराना क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग? निम्न से किस में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो पृथ्वी की सतह के नीचे जो संलग्न वायुमंडल की परत है ट्रोपोस्फियर है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, फिर मेसोस्फियर है। इसमें जो स्ट्रेटोस्फियर है, जो कह सकते हैं जो स्ट्रेटोस्फियर है, उस जगह पर लगभग 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है। तो दिए गए विकल्प में ये स्ट्रेटोस्फियर जो है ये सही विकल्प है। फिर अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी? निम्नलिखित में से कौन सा स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? संरक्षण किसका? जीवधारियों का। जीवधारियों को संरक्षित करने के लिए दो तरीके होते हैं। जीवधारियों को संरक्षित करने का एक तरीका यह है, जीवधारी जिस जगह पर है उसी जगह को हम प्रोटेक्ट कर दें, प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दें। जैसे किसी जंगल को अगर हम नेशनल पार्क घोषित कर दें तो जीव जंतु अपने ही पर्यावरण में सुरक्षित हो गए, उनका शिकार वगैरह कोई नहीं कर सकता। तो ये जो रणनीति है ये क्या है? इन सीटू है, जहाँ है वहीं, जहाँ उसका निवास है वहीं।
दूसरी रणनीति हो सकती है कि हम जानवरों को ला करके चिड़ियाघरों में, जूलॉजिकल गार्डन्स में रख दें। हम एक्वेरियम बना लें, मछलियों की प्रजातियों को ला करके जो तालाब हैं, एक्वेरियम्स हैं, उसमें सुरक्षित कर दें, उनके पर्यावरण से हटा करके। जो वनस्पतियाँ हैं उनको हम बोटेनिकल गार्डन में रख दें। तो हम क्या कर रहे हैं, वनस्पतियों को, जीवधारियों को, जंतुओं को उनके पर्यावरण से, उनके जो स्थानिक पर्यावरण है जहाँ के वो मूल निवासी हैं, वहाँ से हटा करके किसी दूसरी जगह पर उनको संरक्षित कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये इन सीटू कहलाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन? निम्नलिखित में से कौन स्ववसन संरक्षण रणनीति का उदाहरण है? तो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेक्रेड ग्रोव्स। सेक्रेड ग्रोव्स क्या है? देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व तो आप जानते हैं कि जंगल को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है, सो वैसे ही किसी जंगल को नेशनल पार्क भी घोषित कर दिया जाता है। सेक्रेड ग्रोव्स, पवित्र उपवन क्या है? कभी कभी किसी मंदिर आदि के साथ जो जमीन होती है उसके ऊपर बाग बगीचे होते हैं, क्योंकि वो मंदिर के साथ संबद्ध होती है, इसलिए लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, इसलिए लोग उसको डिस्ट्रक्ट नहीं करते, उसको नष्ट नहीं करते। जैसी है वैसे ही बनाए रखते हैं, क्योंकि उसमें पवित्रता है, उसमें उसके साथ भगवान का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग उसको डैमेज नहीं करते। तो अपने आप वहाँ की जो जैव विविधता है संरक्षित हो गई। तो ये पवित्र उपवन भी पहले से मौजूद है, हमने बनाया नहीं है। लेकिन बॉटेनिकल गार्डन तो हम बनाते हैं। हम किसी एक जमीन का टुकड़ा को लेते हैं, वहाँ दूर दराज से जो वनस्पति प्रजातियां उनको एकत्रित करते हैं, उनको एक बाग का रूप देते हैं, इस तरीके से उनको संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। तो बॉटेनिकल गार्डन जो है ये इन सीटू नहीं, एक्स सीटू स्ट्रेटजी है। बॉटेनिकल गार्डन हो गए, जूलॉजिकल गार्डन हो गए, जो टिश्यू बैंक हो गए, जो सीड बैंक हो गए, ये सब के सब एक्स सीटू विधियां हैं जिनसे हम जीवधारियों को प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर क्रायोजेनिक फैसिलिटीज होती हैं जिसमें हम जीवधारियों के एग्स, अंडों और आप कह सकते हैं उनके एम्ब्रियो को भविष्य के प्रयोग के लिए सुरक्षित कर देते हैं। तो क्योंकि उनको उनके प्राकृतिक स्थान से हटा करके हम कहीं और संरक्षित कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को एक्स सीटू अरेंजमेंट कहा जाता है। यानी बॉटेनिकल गार्डन क्या है? एक्स सीटू है। चिड़ियाघर, जूलॉजिकल गार्डन भी एक्स सीटू है। सीड बैंक, जर्म बैंक, जो जर्म प्लाज्म बैंक होते हैं, जो टिश्यू बैंक होते हैं जिसमें टिश्यूज को हम प्रिजर्व करते हैं, क्रायोजेनिक फैसिलिटीज होती हैं, ये सब के सब एक्स सीटू हैं। 2018 में किसके द्वारा सफर का उद्घाटन किया गया? हु ऑफ द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड सफर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग इन जुलाई 2018? तो इसका उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। देखो 2018 क्वेश्चन है, रिपीट तो होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन करंट अफेयर से होते हैं, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि अब है तो हल करवा दिया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है, कौन द्वितीयक प्रदूषक है? इसको समझिएगा जरा, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द्वितीयक प्रदूषक, पहले दो तरीके के प्रदूषक होते हैं, एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो यहाँ है, और एक तरीके का पॉल्यूटेंट होता है जिसे हम प्राइमरी बोलते हैं। तो ऐसे प्रदूषक जो अपने सोर्स से निकल करके सीधे वायुमंडल और जनरल मंडल को प्रभावित कर दें, प्रदूषित कर दें, प्राथमिक प्रदूषक है। जैसे धान के खेत से मीथेन गैस निकली, कोयले के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकली, गेहूं के खेत से नाइट्रस ऑक्साइड निकली। ये सब क्या है? अपने स्रोत से निकल रहे हैं, सीधे वायुमंडल में जा रहे हैं, और वायुमंडल के अंदर जो है ये प्रदूषणकारी, प्रदूषण जनित क्रियाओं को संपन्न कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जब वायुमंडल में कहीं से भी जाए, कैसा भी ईंधन दहन करें, हाइड्रोजन को छोड़ करके किसी भी अन्य ईंधन का दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब सीधे पहुंचती है तो हरितगृह प्रभाव उत्पन्न करती है। इस स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, अगर हम देखें तो प्राथमिक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं? जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं जब वो जलवायु के किसी घटक के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, वो जब एटमॉस्फेयर के किसी कंपोनेंट से केमिकल रिएक्शन करते हैं और उनके स्वरूप में बदलाव आ जाता है,
और अपने इस बदले हुए स्वरूप में वो फिर से प्रदूषण की क्रिया कर दें तो इनको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वायुमंडल में सीधे इसने हरितगृह प्रभाव उत्पन्न किया, लेकिन जब ये वर्षा जल के साथ मिल गई तो इसने एसिड रेन बना दी। एसिड रेन क्या होगा? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाएगा। ये जो धुआं निकल रहा है गाड़ियों से, जब ये एटमॉस्फेयर में फॉग यानी कोहरे के साथ रिएक्ट करता है तो स्मॉग बना देता है, ये भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो एसिड रेन है, इसी तरीके से स्मॉग है, इसी तरीके से फोटोकेमिकल स्मॉग है। ये तीन के तीनों सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। आइए देखा जाए, यहाँ जो दिए वो उत्तर है उसमें स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश। ये नीचे वाले तीनों क्या हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं। स्मॉग, इसके साथ साथ पीसी स्मॉग, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एसिड रेन, ये सब क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। यहां पर क्वेश्चन अच्छा बना है। फिर इसमें क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्ष काफी अधिक होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द स्पीशीज डाइवर्सिटी रिलेटिवली हायर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं इनमें तो जैव विविधता सर्वाधिक होती ही है, लेकिन समुद्रों में पाए जाने वाले कोरल रीफ को समुद्रों का वर्षावन कहा गया है, समुद्रों का रेन फॉरेस्ट कहा गया है। ऐसी स्थिति में दोनों ही इसके सही उत्तर होंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कोरल रीफ, दोनों ही इसके सही उत्तर हैं। कमीशन ने भी दोनों उत्तर बाद में मान लिए थे। इन केस अगर आपको किसी एक का चयन करना ही हो जाए तो आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लगाइएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन लगाइएगा, वहां पर प्रजातीय विविधता सबसे ज्यादा होती है। और उसमें भी अमेजन नदी के जो रेन फॉरेस्ट हैं, रेन फॉरेस्ट तो बहुत जगह पर है, भारत में भी रेन फॉरेस्ट है, केरल वगैरह के क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन केरल में तो है ही, लेकिन दुनिया की सर्वाधिक जैव विविधता जिस एक रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है वो अमेजन घाटी का रेन फॉरेस्ट है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पर जहाँ भी मनुष्य पहुँचा ही नहीं है, तो वो आप कह सकते हैं वो सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है और उसमें जैव विविधता की सबसे मात्रा भी है, सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेटिक चेंज COP21 वॉज हेल्ड इन, कहाँ हेल्ड हुआ था? तो देखो COP21 तो पेरिस में हेल्ड हुआ था, लेकिन यहां दो एसोसिएटेड फैक्ट समझ लीजिए। 2021 में जो कॉप हुआ था, जिसे COP26 कहते हैं, वो ग्लासगो में हुआ था, स्कॉटलैंड में। और 2022 में जो COP27 होगा वो इजिप्ट यानी मिस्र के शर्म अल शेख में होगा। 2021 में जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो 2021 में हुआ था, उसे कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये 26th एडिशन था। ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो नामक जो टाउन है वहां पर हुआ था। और 2022 में जो होगा फिर उसका नाम COP27 होगा, 2022 में होने वाला है। इजिप्ट यानी जो मिस्र है उसके शर्म अल शेख नाम के जो नगर है वहां पर संपन्न होगा। तो क्योंकि 21 पूछा है, COP21 तो 26 हो चुका है और 22 होने वाला है। COP 2021 में हो चुका है COP26 और COP20 जो है 27 ये 2022 में होगा। इन दोनों को याद रखिएगा कहाँ हुआ था, क्योंकि इसके ऊपर तो फिर क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम
राष्ट्रीय कार्यनीति। When was India's first national action plan on climatic change released? ये 30 जून 2008 को रिलीज की गई थी। 30 जून 2008 को भारत की नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेटिक चेंज को रिलीज किया गया था। अभी भी वही चल रही है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर अगला है विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? मैरीन मतलब ओशन, जो सागरीय है जिसे महासागरीय कहा जाता है, फॉरेस्ट यानी वन, माउंटेन यानी पर्वतीय, डेजर्ट माने मरुस्थलीय। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि सबसे अधिक स्थिर का आशय क्या होता है। जब हम ये कहें कि सबसे अधिक स्थिर, तो सबसे अधिक स्थिर को समझ लीजिए कि सबसे अधिक स्थिर का मतलब ये होता है कि जहां पर एक लंबे समय में परिवर्तन न्यूनतम हुए, भौतिक परिवर्तन। तो स्थलीय भाग में तो तापमान में वृद्धि, आर्द्रता संबंधी बहुत सारे परिवर्तन हो ही रहे हैं, लेकिन सागरीय भाग जो है, क्योंकि जो पानी है इसकी ऊष्माधारिता बहुत है, इसलिए एक लंबे समय में इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। इसलिए मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होगा? मैरीन यानी ओशन यानी सागरीय होगा। फिर अगला क्वेश्चन इंसेरिनेटर्स पर है। इंसेरिनेटर्स पर इंसेरिनेटर्स आर यूज्ड फॉर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। इंसेरिनेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? इंसिनेरेटर्स एक तरीके की भट्टियां होती हैं जिनमें हम कूड़ा कचरा जला देते हैं, जिससे ये पर्यावरण को क्षति न पहुंचाने पाए। तो दिए गए विकल्प हम खोज लिया जाए तो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, कूड़ा कचरा को रखने के लिए, हरे पेड़ों को काटने के लिए, खाद बनाने के लिए। अभी हमने क्या कहा? इंसिनेरेटर्स बड़े तापमान पर कार्य करने वाली भट्टियां होती हैं। इनका प्रयोग कूड़ा कचरा को जलाना होता है और इस तरह से जलाना होता है कि पर्यावरण प्रदूषण को न्यूनतम किया जा सके। मतलब किसी चीज को जलाओगे तो देखो पर्यावरण प्रदूषणकारी गैसें तो निकलेंगी, ऐसे अवयव, ऐसे सब्सटेंस उसमें से निकलेंगे जो हमारे एनवायरमेंट इकोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, विच मे अफेक्ट आवर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। टू कंट्रोल दैट यू मे यूज इंसिनेटर्स। फिर अगला है व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो पहले यही जान लिया जाए कि हरित गृह क्या है। हरित गृह कांच अथवा प्लास्टिक के बने हुए ऐसे कक्ष हैं जिनको ठंडे प्रदेशों में बनाया जाता है। ये कांच अथवा प्लास्टिक के जो कक्ष होते हैं जो ठंडे प्रदेशों में बनाए जाते हैं, ये सोलर रेडिएशन को, ऊष्मीय विकिरण को अंदर तो आने देते हैं, बाहर नहीं जाने देते। पृथ्वी के वातावरण में ऐसी गैसें पाई जाती हैं जो सोलर थर्मल रेडिएशन को अंदर तो आने देती हैं, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी मात्रा को बाहर नहीं जाने देती। तो हरित गृह प्रभाव क्या है, आइए इसको देखा जाए। वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी, सागर से जल के ताप में वृद्धि, नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। अभी क्या बात हुई थी कि जब ये ऊष्मा को अंदर आने देते हैं, बाहर नहीं निकलने देते, तो तापमान में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। तो तापमान में वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, सागर जल के तापमान में वृद्धि, नदियों और झीलों के ताप में वृद्धि। अभी तो ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग किए, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? विच वन ऑफ द विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, वाई मैरीन और ओशन। अभी तो बात हुई थी कि एक लंबे समय से समुद्रों ने अपने तापमान को स्थिर बनाया हुआ है, क्योंकि जो पानी होती है इसकी विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है, इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है। ये हीट की एक बहुत बड़ी मात्रा को अपने अंदर धारण कर सकती है। इसमें तापमान जनित परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो स्टेबल है। तो ये तो ऊपर वाला अगर एक्सप्लेनेशन सुने होंगे तो नीचे वाले विकल्प तो अपने आप ही खत्म हो गया। फिर निम्नलिखित में से कौन सा देश 2015 में सर्वाधिक, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक था? सर्वाधिक उत्सर्जक। जब भी ये क्वेश्चन आए आंख बंद करके चीन को टिक कर दीजिए। पिछले कई साल से चीन जो है वो सबसे बड़ा पॉल्यूटर है। ग्रीन हाउस गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, इसका सर्वाधिक प्रदूषण करता चीन नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 2, भारत नंबर 3 पर है।
तो चीन एक लंबे समय से है, आप बड़े आसानी से चीन को लगा दे, अभी भी चीन ही है आज की स्टेटस पर। फिर अगला है निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाएं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? नेचुरल डिजास्टर कॉज मैक्सिमम डैमेज इन डेवलपिंग कंट्रीज। भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज मैन मेड। इंडिया इज ए डिजास्टर फ्री कंट्री। मैंग्रोव्स रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन्स। प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में होती हैं। सही बात है, क्योंकि विकासशील देश इंफ्रास्ट्रक्चरली उतने स्ट्रांग नहीं है, वो पर्यावरण को क्षति को रोकने के लिए जो आवश्यक अधिसंरचनाएं हैं, जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा निवेश नहीं कर पाती। तो ये सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल कमजोरियों की वजह से, अच्छा जब हम इंफ्रास्ट्रक्चरल कमजोरी कहें तो इसका ये मतलब नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी तरीके के, जैसे बांध बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं, नहर बहुत अच्छी नहीं बनी हुई है, तटबंध बहुत अच्छे नहीं बने हुए हैं, वाटर बैरियर्स बहुत अच्छे नहीं बने हुए हैं, जो लैंडस्लाइड्स होती हैं हिल्स पर उनको रोकने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं। दूसरी चीज़ है जो वार्निंग सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा नहीं, मतलब है भारत, हम केवल भारत की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरे विकासशील देशों की बात है। भारत तो इसमें बहुत शक्तिशाली एक देश है। हमने जो है नेचुरल डिजास्टर से होने वाली जो कैलेमिटीज़ हैं, जो उससे होने वाली जो क्षतियाँ हैं, जो मानवीय जनहानि, उसको बहुत हद तक रिड्यूस किया है, क्योंकि वी हैव एडवांस फोरकास्टिंग सिस्टम्स। तो भारत के संदर्भ में ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है डेवलपिंग कंट्रीज में है के ऊपर लागू हो रहा है भाई, ये केवल इंडिया पर लागू नहीं है। तो हम समझ डेवलपिंग कंट्रीज की ओर से बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल कमजोरियों की वजह से, वार्निंग सिस्टम्स की वजह से ना होने की वजह से, सैटेलाइट्स की एनेबिलिटी, भारत तो एक ऐसा डेवलपिंग कंट्री है जिसके पास अपना पूरा सैटेलाइट सिस्टम ही है। तो हम यही बार बार कह रहे हैं, ये जो चीज़ बोल रहा हूँ भारत पर पूरी तरीके से लागू नहीं है। इनकी वजह से सर्वाधिक क्षति विकासशील देश में होती है, बात सही। और भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, क्योंकि इसके अंदर जो डेंजरस गैस जो मिथिल आइसोसाइनेट जो मिक नाम से निकली थी, वो मनुष्य जो बना रहा था, वो प्राकृतिक रूप से तो निर्मित नहीं थी। तो पहले तो स्टेटमेंट एकदम सही है। अगला है भारत आपदा मुक्त देश है। इंडिया इज ए डिजास्टर फ्री कंट्री। हमने अभी कहा कि हमने साइंस टेक्नोलॉजी में इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रगति की है, उससे हम डिजास्टर से काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को बचा पाए हैं, लेकिन हम डिजास्टर फ्री नहीं हैं। कभी आप देखिए कि पहाड़ों पर बेतरह बारिश हो जाती है, फ्लैश फ्लड्स आ जाती हैं, या आप कह सकते हैं रेगिस्तान में, राजस्थान वगैरह में जो है वो इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि टाउन फ्लड्स हो जा रहे हैं, भूस्खलन हो जा रहे हैं। इसी तरीके से भूकंप आ सकते हैं। ये सब जो है डिजास्टर्स हैं। तो मनुष्य जो है, भारत जो है डिजास्टर फ्री कंट्री नहीं है। इसलिए कौन सा कथन सही है? पहला दूसरा सही, तीसरा सही नहीं है। चौथा है मैंग्रोव चक्रवातों के प्रभाव को कम करती है। एकदम सही बात है। कोस्टल लाइन पर जो मैंग्रोव्स होते हैं, जो लवणीय जल में पैदा हो जाते हैं, ये साइक्लोन्स की गति को कम करते हैं। उसके द्वारा हमारे जो कोस्टल रीजन होते हैं उसको डिग्रेड होने से बचाते हैं, जैविकता को बचा पाते हैं, उसकी क्षति को कम कर पाते हैं। ये एकदम सही है। तो दिए गए विकल्प में 1, 2 और 4 सही होगा, ये भी सही है। तो 1, 2, 4 सी सही है। 2018 का दोस्तों जो अंतिम क्वेश्चन है एनवायरमेंट इकोलॉजी का, वो है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण को उत्पन्न नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज प्रोड्यूसेस नो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन? और हमारे उत्तर देने के बगैर भी आप लोग जान ही रहे हैं, नाभ की ऊर्जा से रेडिएशन होता है, पर्यावरण क्षतिकारक है। पेट्रोलियम ऊर्जा और कोयले ऊर्जा के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं। ये प्राथमिक वायु प्रदूषक है, अभी ऊपर डिस्कस किया था प्राइमरी। सोलर एनर्जी निरपवादिक है। किसी भी तरीके से कोई भी पर्यावरण पोल्यूशन, कोई भी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ 42वें में जो आप कह सकते हैं जो बी विकल्प दिया गया है, ये एकदम सही है। 40 सेकेंड का 2018 का क्वेश्चन आज यहीं तक। कल हम लोग 2017 के क्वेश्चंस को हल करेंगे और 2017 के क्वेश्चंस को हम लोग कल देखेंगे और उसके बाद सक्सेसिवली 2016 और 15 के क्वेश्चन भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। घर में रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर, थैंक यू।
एग्ज़ाम की तैयारी जोर शोर से करते रहें। 24 तारीख को आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा है उत्तर प्रदेश की। प्लेलिस्ट जो युवा आयोग का है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स के 500 अति महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों का संकलन अमित वत्स सर के द्वारा तैयार किया गया है। उसके लेक्चर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उनको जरूर देख लेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद है कि करंट अफेयर्स पर 70 से 80% क्वेश्चन सर के पढ़ाए हुए आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।